जी स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम टू स्टडी खजाना। तो डिस्कशन शुरू करें। अकाउंटिंग पढ़ रहे थे हम सर। हाँ, अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे थे। सबसे अच्छा सबसे प्यारा अकाउंटिंग हमारा पढ़ रहे थे। हाँ वही। तो चर्चा चल रही थी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की। होप कि आपको लास्ट क्लास जो पढ़ाया था वो याद है। तो हमने लास्ट क्लास चर्चा की थी डिस्काउंट की, कि डिस्काउंट दो तरह का होता है सर, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट तो हमें एट द टाइम ऑफ रिसीट या पेमेंट पता चलता है कि हमने कम पेमेंट दी या कम पेमेंट ली, और हम तब इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट सर हमें एट द टाइम ऑफ सेल परचेज पता लग जाता है, तो तभी हम इसको लिखते नहीं हैं और नेट करके आइदर हम सेल लिख लेते हैं और परचेज लिख लेते हैं। तो डिस्काउंट की चर्चा करने के बाद हम ना कहानी पढ़ रहे थे कि पुराने टाइम में जब छोटे बिजनेस होते थे तो प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट होता था। उसी सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि अभी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगी। तो उस कहानी को कंटिन्यू करते हैं और हम अकाउंटिंग की पूरी प्रोसेस को आज समझने वाले हैं। अकाउंटिंग मीन्स हम कौन सी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, तो कहानी क्या थी तब याद है? हाँ सर याद है। हम ना स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या कहानी थी, फटाफट देखेंगे। ठीक, दुकान थी, दुकान में लाला जी थे, लाला जी का एक बेटा था, ये रहा। तो सर बेटा ना जो भी ट्रांजैक्शन होती रहती थी उसको डायरी में रिकॉर्ड करता रहता था सर। क्योंकि रिकॉर्डिंग डायरी में हो रही थी, बहुत सारी डायरीज हो जाती थी, तो वो क्या करता था डेली के डेली अपने फादर साहब के पास बैठ करके उनको ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करवा देता था। उनके पास एक बुक होती थी, 3 बुक होती थी, एक परचेज की सर, एक सेल की और एक कैश की। तो ये जैसे जैसे बोलता रहता था कि परचेज हुई है डैडी, सेल हुई है, परचेज हुई है, सेल हुई है, ऐसा करके अगर पैसा आ गया तो ठीक है, अगर पैसा नहीं आया तो लिख देते थे और खर्चे लिख देते थे कि कितना कैश आया और कितना कैश गया। और एंड पे, डे के एंड पे वो कैलकुलेट कर देते थे कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है। तो फिर इस जब सारी ट्रांजैक्शन को इस तरीके से इसने लिखवा दिया, तो हमने इसको क्या कहा कि ये क्लासीफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लासीफाई, अलग अलग कर रहे हैं, छांटा छांटी कर रहे हैं। तो लिखना और अलग करना। ठीक है, तो ये जो बुक्स थी, परचेज बुक, सेल बुक और कैश बुक, जिसमें कैश एक्सपेंसेस लिखे होते थे, कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो ये तीनों बुक्स लेकर के किसके पास जाते थे? एक समझदार व्यक्ति के पास जाते थे कि हाँ भैया हमें प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करके दिखा दो। तो उस समझदार व्यक्ति को गुस्सा आ जाता था। वो कह रहा कि भाई मुझे क्या पता इसमें कहाँ आपने रेंट दिया, कहाँ आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरे, आप ऐसे करो इसके टोटल लगा करके लेके आओ। तो फिर क्या करते थे, जो ये लाला जी थे घर जाते थे और इस पे घर पे जाकर के इसका टोटल लगाते थे। परचेज का टोटल लगा दिया जी 40 लाख है, सेल का टोटल लगा दिया जी 50 लाख है, और सैलरी हमने कितनी दी 2 लाख, और रेंट इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरे हमने 50,000 और रेंट भरा हमने 1 लाख। ठीक है, तो ये समरी शीट बना के ले जाते थे, जिसको हम बोलते थे इन्होंने समराइज कर दिया। क्या कर दिया? समराइज कर दिया, टोटल कर दिया, निचोड़ निकाल लिया। क्योंकि अगर परचेज की मान लो 100 ट्रांजैक्शन थी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और सेल की मान लो 3500 ट्रांजैक्शन थी, मतलब 10 अगर कस्टमर भी हमने हैंडल किए तो बहुत सारा सेल होगी। तो 3500 ट्रांजैक्शन थी, तो रेंट की 12 ट्रांजैक्शन इसमें लिखी हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की इसमें लिखी हुई हैं। तो उन सबको समराइज करके एक टोटल लगा लिया, जिसको हम कहते हैं कि हमने समराइज कर दिया, उसका निचोड़ निकाल लिया। ठीक है, तो ये समरी शीट लेकर के कहाँ पहुँचता है? अकाउंटेंट के पास। तो अकाउंटेंट ने इनको क्या कहा था कि भैया आप छुट्टी लो और घर जाओ, जब आओगे तो हम आपको प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करके दिखा देंगे, बहुत मुश्किल काम है। हाँ सर बहुत मुश्किल काम है। तो ये लाला जी चले गए थे? हाँ चले गए थे। तो उसके बाद ये अकाउंटेंट क्या करता है और लाला जी को प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करके दिखाता है, देखना। लाला जी के लिए ना ये बनाता है इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाता है? इनकम स्टेटमेंट, जिसमें लाला जी की इनकम का पता चलेगा। देखना कितना ये ना क्लेवर है। कौन? ये अकाउंटेंट।
जो आपने अल्टीमेट +1 में देखना है, 11th क्लास में देखना है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखना इसने क्या किया, इसने एक सुंदर सा पेज लिया, इनकम स्टेटमेंट लिखा, उसके ऊपर इनकम स्टेटमेंट मानी ऐसे स्टेटमेंट जिसमें से प्रॉफिट लॉस पता चल सकता है। ठीक है, तो सर आपने तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस कहा था, उसी का नाम है ये, इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं उसको। तो ये क्या करेगा लाला जी, आपकी ऐसा करके सेल हुई 50 लाख, परचेज हुई 40 लाख, तो प्रॉफिट कितना हो गया 10 लाख। और जो 10 लाख आपको प्रॉफिट हुआ उसमें से आपने सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट भरा, सैलरी 2 लाख, इलेक्ट्रिसिटी 50,000 और रेंट 1 लाख, 3,50,000, तो आपका 6,50,000 जो है वो नेट प्रॉफिट बना। क्या बना, नेट प्रॉफिट। अच्छा सर, नेट प्रॉफिट की ना चर्चा आपने कल की थी, हाँ, तो नेट प्रॉफिट बचा। तो ये इसने इसका प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करके बता दिया, है ना। अकाउंटेंट कितना स्मार्ट, कितना इजी था फाइंड आउट करना। लेकिन ये इजी नहीं था जब हम इस डायरी में से कैलकुलेट करते, नहीं पता चल सकता था क्योंकि डायरीज बहुत ज़्यादा हो जाती। क्या इसमें से जब ये क्लासीफाई कर दिया था, इस बुक्स में से इजीली फाइंड आउट हो जाता? आंसर इज नो। तो जब हमने इस बुक्स में से टोटल लगा के समरी शीट बनाई तो हमें अरेंज करना इजी हो गया कि इनकम कितनी है और एक्सपेंस कितने हैं। तो रजी यही है अकाउंटिंग। बस पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं, फिर हम क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है, कर दिया, अलग अलग कर दिया, फिर हमने समराइज किया, उसका टोटल लगाया, और समराइज करने के बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन ये छोटा मोटा दुकानदार था इसलिए ऐसा लग रहा है, तो हमने इसी सिस्टम को अडॉप्ट किया और सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग शुरू कराई कि हम भाई डायरी में नहीं लिखेंगे, हम डायरी में नहीं लिखेंगे, हम इसके लिए प्रॉपर बुक लगाएंगे। क्या कराएंगे, प्रॉपर एक बुक लिखेंगे, और रिकॉर्डिंग भी जैसा आप लिखते हो वैसा नहीं लिखेंगे। जैसे क्या लिखते थे, टुडे जो सेल हुई है वो हुई है 4 बॉक्स एट 250 1000, तो उसमें से हमें 300 रुपये आगे, 700 पेंडिंग पड़े हैं। ऐसा हम नहीं लिखने वाले, हम उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। जो आप डायरी लिखते हो डायरी में नहीं लिखेंगे, हम एक बुक लगाएंगे अलग से, उसको हम बोलेंगे जर्नल बुक। क्या बोलेंगे, जर्नल बुक। हाँ, तो नाम क्यों रखा, ऐसे रख दिया जर्नल बुक। तो जर्नल बुक में हम रिकॉर्डिंग आपके तरीके से नहीं करेंगे, हम सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। उसको हम बोलेंगे एंट्रीज। क्या कहते हैं, एंट्री, जो हम सीख रहे थे। तो जर्नल बुक में हम एंट्रीज लिखा करेंगे और बाद में उसको क्लासीफाई करके अलग अलग लिख दिया करेंगे। ठीक है सर, तो क्लासीफाई कौन सी बुक में करेंगे, लेजर में। क्या करेंगे, लेजर। इसका नाम क्या रखा हुआ है, जर्नल, और इसका नाम क्या रखा हुआ है, लेजर। तो समराइज करेंगे उसके बाद सारे जो लेजर में हमने लिख रखी हैं ट्रांजेक्शन्स अलग अलग करके, उसका हम टोटल लगाएंगे। ठीक है सर, तो इसको नाम रखा हमने ट्रायल बैलेंस। क्या रखा, ट्रायल बैलेंस। सर ये कितने खतरनाक नाम है ना, याद हो जाएंगे। तो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि जर्नल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और जर्नल में एंट्रीज कर रहे हैं, और उसके बाद हम अलग अलग करेंगे इसको, परचेज अलग कर देंगे, सेल अलग कर देंगे, रेंट अलग कर देंगे, तो उसको बोलेंगे क्लासीफाई कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, समराइज करेंगे, देन आफ्टर समराइजेशन इसकी इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट भी बनाएंगे। माने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां आकर के हमारा मकसद पूरा हो जाएगा कि हमारी दो ही मकसद थे, रिजल्ट्स पता करने और पोजीशन पता करनी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, अभी याद रखना, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। तो हमने रिकॉर्डिंग कर ली, क्लासीफाइंग अलग अलग कर दिया, एंड समराइजेशन, ठीक है, क्लासीफाई कर दिया, समराइज कर दिया, एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये हुई प्रॉपर अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अगर हमने लास्ट में पहुंचना है, हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, तो हमें इस प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि पहले एक स्टेप आएगा, फिर दूसरा स्टेप आएगा, फिर तीसरा स्टेप आएगा। ऐसे कभी नहीं होगा कि आप इसमें से प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लो डायरेक्टली।
या रिकॉर्डिंग करो ना और सीधा उसमें लिखते रहो, अलग अलग लिखते रहो, टाइम लग जाएगा। तो सिस्टमेटिक तरीका क्या है कि पहले आप रिकॉर्डिंग करो, फिर उसको क्लासीफाई करो, फिर इसको समराइज करो और एट द एंड क्या बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये है अकाउंटिंग की डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो जो मकसद था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं, जीपी कैलकुलेट करने के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज पता करने के लिए। तो इन स्टेटमेंट्स को बढ़ाने के लिए इसको पता क्या बोलते हैं, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस को ना आप इनकम स्टेटमेंट कह सकते हो, वीआईपी नाम है इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट को ना दूसरा नाम है इसका पोजीशन स्टेटमेंट। सर पहले तो बताया नहीं था आपने, धीरे धीरे। इनकम स्टेटमेंट माने जिससे इनकम पता चल रही है, और पोजीशन माने जिससे पोजीशन स्टेटमेंट माने जिससे पोजीशन पता लग रही है। तो आप जो मर्जी कह लो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कह लो, या फिर इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट कह लो, कोई इश्यू नहीं है। तो ये बनाने के लिए हमें एक प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ता है। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले क्या था, रिकॉर्डिंग, फिर हमने क्या किया था, इसको क्लासिफाई किया था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइज करना, एंड देन प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो यहां का आकर के हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग लिख लो इसको, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये प्रोसेस हमने गो थ्रू करना है सारा। अभी हम कौन से पड़ाव पर हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग कहाँ होती है सर, जर्नल में, ये हमने नाम रख रखे हैं। क्लासिफिकेशन कहाँ होती है, लेजर में। और समराइजेशन शीट को क्या कहते हैं सर, ट्रायल बैलेंस, इस ट्रायल बैलेंस। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, वो हमने देख लिया था, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो अभी समझ आया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये आपको चैप्टर दे रखे हैं 11th क्लास में, एक जर्नल चैप्टर दे रखा है जो भी चल रहा है, और लेजर करेंगे इसके बाद। एक दिन का टॉपिक है, एक दिन में खत्म। सर ट्रायल बैलेंस ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है, टोटली लगाने हैं। तो ज़्यादा टाइम हमारा कहाँ पे लगने वाला है, जर्नल पे। यहाँ पे ढेर सारी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग करने को क्या कहते हैं हम, सर हमें पता है, एंट्रीज कहते हैं। हाँ, इसीलिए कहता था, मैं बार बार बोल रहा था जर्नल एंट्री करो, जर्नल एंट्री करो, माने जर्नल में एंट्री करो, जर्नल माने रिकॉर्डिंग करो। तो उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं, और उसका ट्रायल बैलेंस माने समराइजेशन कैसी होती है। और फिर जब ट्रायल बैलेंस बन गया तब हम एट द एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीख जाएंगे। बोलो बात समझ आ गई। अच्छा सर ये बात है, तो अभी ना हम यहाँ घूम रहे हैं, हम अलग अलग तरह की ना ट्रांजेक्शन देख रहे हैं कि किस ट्रांजेक्शन में कौन से दो एस्पेक्ट होते हैं। अच्छा तो ये है सर, लेकिन 11th में ना चैप्टर और भी बहुत हैं, लाइक BRS चैप्टर है, डेप्रीशिएशन चैप्टर है, सब्सिडरी बुक चैप्टर है, सर कैश बुक चैप्टर है एक अलग से, सर बिल ऑफ एक्सचेंज है, सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ये भी करेंगे। ये तो सहायक चैप्टर हैं, हेल्पिंग, हमारी हेल्प करते हैं बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करने में।
जो जो दिक्कतें आती हैं उस दिक्कतों में एक एक चैप्टर उन्होंने डाल रखा है। देखेंगे कि इस रास्ते में जाते समय हमें कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी। ये हमारा प्रोसेस है, पूरा एक पाथ बना हुआ है कि हम रिकॉर्डिंग को करते हुए फिर क्लासीफाई करेंगे, फिर हम उसको टोटल करेंगे, समराइज करेंगे और फिर फाइनल अकाउंट। ओहो, इसको क्या कहते हैं आपकी बुक में, इस चैप्टर का क्या नाम है? फाइनल अकाउंट भी कह देते हैं इसको। क्या कहते हैं? फाइनल अकाउंट। फाइनली हम ये अकाउंट बनाने वाले हैं, फाइनली हम ये अकाउंट बनाने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन सर आपने ना अभी ना हमें ना अकाउंट का मतलब नहीं बताया। अकाउंटिंग का मतलब पता चल गया? 3 वर्ड बोले थे मैंने, मुझे याद है, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंट। अभी मतलब किसका देख रहे हैं? सिर्फ अकाउंटिंग का। तो ये जो सारे चैप्टर हैं, लाइक BRS है, डेप्रिसिएशन है, सब्सिडरी बुक्स है, कैश बुक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, तो ये हमें ये चैप्टर्स को, इस पाथ को पूरा करने में जो दिक्कतें आती थी वो चैप्टर्स का सॉल्यूशन है जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती थी। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सारे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखने वाले हैं? रिकॉर्डिंग। तो ज़्यादा टाइम हमें किस चीज़ पे लगने वाला है? सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने में। अगर आपने अच्छे तरीके से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीख लिया तो समझ लो ये सारे चैप्टर इजीली हो जाएंगे। और सर हमारे क्या 90+ आ जाएंगे मार्क्स? अरे क्या बात कर रहे हो आप? स्टडी खजाना में पढ़ रहे हो? हाँ सर, हम स्टडी खजाना में पढ़ रहे हैं और सबसे प्यारा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर हम, सबसे प्यारा। अच्छा सर, वो भी ना आपसे पढ़ रहे हैं हम। सर आपका नाम क्या है? छोड़ो, HK। तो फिर टेंशन किस बात की? आराम से करेंगे, मज़े लेते जाएंगे, और जहाँ मज़ा नहीं आया तो बता देना। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि आपको मज़ा आता रहे बस। ठीक है सर। तो अब तक हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीख लिया, हमने सिस्टम समझ लिया पूरा। हमने परचेज़ की देख ली, सेल्स की देख ली, और एक्सपेंसेस की देख ली, और डिस्काउंट भी देख लिया। अभी कुछ और देखते हैं। सब कुछ बेस उसी डेबिट क्रेडिट पे ही है। ठीक है सर, अभी आगे चलो। सर हमने ना लास्ट क्लास में डिस्काउंट पढ़ा था, एक बार रिवाइज करवा दोगे बाद में? एट द एंड रिवाइज कर लेंगे, पहले नया टॉपिक देखते हैं। ठीक है, तो गुड्स का भी हमने देख लिया था। अभी देखना रजे, देखता हूं आपकी याददाश्त कितनी है। ये दुकान है मिस्टर मलिक की, मिस्टर मलिक की। ठीक है सर, मलिक की 50 लाख बिल्डिंग का कॉस्ट है। फर्नीचर पड़ा है इसमें 10 लाख का। हाँ सर पड़ा है। स्टॉक पड़ा है 8 लाख का। हाँ जी सर पड़ा है। कैश पड़ा है 2 लाख का। हाँ जी सर पड़ा है। अभी क्या हुआ, मिस्टर मलिक की ना दुकान में आग लग गई। ओह माय गॉड, धुआं 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 हो गया। तो मलिक रोने लग गया कि मेरा सारा कुछ जल गया, सारा कुछ जल गया। सर बुरा हुआ। तो हमने कॉमर्स वालों ने इसको कहा कि मलिक रोने की ज़रूरत नहीं है। अब रो करके क्या करेगा? तू बस एंट्रीज डाल, भगवान का नाम ले, क्योंकि हमें तो एंट्रीज डालनी आती हैं। सर हाँ हम एंट्री डालेंगे, इसका लॉस हो गया, शाबाश, एंट्री डालेंगे। एंट्री माने? हाँ पता है सर, अब दोबारा मत बताना। तो इस लॉस की क्या एंट्री डलेगी? सर क्या आया क्या गया? सर बेचारे की बिल्डिंग चली गई, फर्नीचर चला गया, और स्टॉक चला गया, और कैश चला गया। हाँ सब चले गए, सब छोड़ के चले गए। तो जब जो जा रहा है उसको कौन रोक सकता है, और कौन देख रहा है उसको? क्रेडिट। सर कैश चला गया कितना? सर 2 लाख रुपया। सर इसकी ना बिल्डिंग भी जल गई सारी। सर लैंड भी जल गई, बिल्डिंग जल गई सिर्फ। कितने की? 50 लाख की। सर और भी गया। सर इसका ना फर्नीचर भी जल गया। कितना का सर? सर इसका फर्नीचर था 10 लाख का, बेचारे को लॉस हो गया सर, सो सैड। टू सर स्टॉक भी जल गया। कितना? 8 लाख का। बोलो बात समझ आई?
2 और 50, 52 और 10, 62 और 8, 70 लाख का लॉस हो गया। ओहो सर, क्या बदले में कुछ आया? नहीं। क्या किसी से पैसे लेने हैं? नहीं लेने। तो सर हमें पता चल गया ना कुछ आया है बदले में, ना किसी से पैसे लेने हैं, और क्या करेंगे हम सर? लॉस बाय फायर, डेबिट, क्योंकि सारे लॉसेस क्या होते हैं? डेबिट। रो बेटा रो, और रो। इस एंट्री में एक मिस्टेक हुई है, पता है आपको? सर हाँ पता है। बोलो क्या? आपने कैश क्रेडिट क्यों किया? सर कैश चला गया। अच्छा हाँ चला गया, आग लग गई सर, आग लग गई। बिल्डिंग डेबिट क्यों, क्रेडिट क्यों की? सर बिल्डिंग भी चली गई। ओके। आपने फर्नीचर क्यों डेबिट किया, क्रेडिट किया? सर फर्नीचर भी चला गया। आपने स्टॉक क्रेडिट क्यों किया? सर ये भी चला गया। नहीं, याद करो, मैंने एंट्रीज करवाई थी कि अगर सेल के अलावा या परचेज रिटर्न के अलावा गुड्स कहीं भी जाती हैं, चाहे वो हमने एडवर्टीजमेंट कर दी, चाहे हमने चैरिटी में दे दी, चाहे हमने घर पे बेच दी, चाहे 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 आग लग गई सर, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? टू परचेजेस। सर इसका ना आपने लॉजिक नहीं बताया अभी तक। सर कैश गया तो कैश क्रेडिट, बिल्डिंग गई तो बिल्डिंग क्रेडिट, फर्नीचर गया तो फर्नीचर क्रेडिट, और अगर स्टॉक गया तो सर परचेज क्रेडिट। कैसे ही बताएंगे बाद में, अभी नहीं। सर आप ना भूल मत जाना, हमने बहुत चीज़ें बतानी है। हमने उधार को हिंदी में बोल रहे थे आप, उधार उधार उधार, उसको इंग्लिश में भी बताना है। हाँ पता है। सर आपने वो एसेट का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना भी बताना है। हाँ डेप्रिसिएशन चैप्टर में बताना है। तो आप चिंता मत करो, मुझे सारा याद है। तो टू परचेसेस, तो लॉस बाय फायर डेबिट हो गया 70 लाख का। हाँ सर अब ये ना एंट्री पर आगे डालनी। तो सर क्या बस इतना ही कॉन्सेप्ट था? नहीं, कॉन्सेप्ट तो अभी शुरू हुआ है। आपने इंश्योरेंस का वर्ड सुना है? इंश्योरेंस, हाँ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? सर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जब किसी भी बंदे को कोई डर लग रहा हो कि मेरी बिल्डिंग है उसको आग लग गई तो नुकसान हो जाएगा, मेरी गाड़ी है एक्सीडेंट हो गया तो नुकसान हो जाएगा, जब किसी भी बंदे को डर लग रहा हो तो वे किसी एक कंपनी के पास जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास। इंश्योरेंस का मतलब होता है टू कंपनसेट समवन, टू कंपनसेट समवन फॉर समथिंग। किसी को किसी चीज़ के लिए कंपनसेशन देना, उसको क्या करेंगे? इंश्योरेंस। तो इस कंपनी के पास जाता है, कंपनी मुझे ना डर लग रहा है। तो ठीक है, कंपनी कह रही हाँ डर लग रहा है, बता अगर मेरी बिल्डिंग को आग लग गई तो मेरा 50 लाख का नुकसान हो जाएगा, अगर मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया मुझे 10 लाख का नुकसान हो जाएगा। कंपनी कह रही चिंता मत कर, जितना भी नुकसान होगा हम भर देंगे। ये खुश हो गया, खुश हो गया। सच में कंपनी, भगवान आपको दुआ दे, भला ऐसा करके आपका काम बढ़ाए, दुआ दे रहे हैं। वो कह रहे दुआ नहीं, आप ऐसे करो, आपको हमें ना पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी पड़ेगी। वो कह रहा कैसी पेमेंट? आपको हमें कुछ पैसे देने होंगे हर साल। हर साल आप मान लो आप हमें 5,000 रुपया दो, हर साल देने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपका एक्सपेंस हो जाएगा। अगर इन केस कभी भी किसी भी साल में आपकी बिल्डिंग को आग लगी, आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, तो हम ये पूरा पैसा आपको, मतलब बिल्डिंग दे देंगे, बनाने के लिए पैसा दे देंगे, और कार एज इट इज आपको दे देंगे, हम आपको कंपनसेट कर देंगे। लेकिन हमें क्या फायदा इस चीज का? आप हमें प्रीमियम दो। क्या दो? प्रीमियम। जो ये बंदा इनको अमाउंट पे करता है उसको प्रीमियम बोलते हैं। तो इस बंदे को ना हर साल प्रीमियम भरना पड़ेगा, मतलब कुछ अमाउंट इस कंपनी को देनी पड़ेगी, ताकि ये कंपनी इसको आश्वासन दे दे। सर आश्वासन मतलब एश्योरेंस दे दे कि हाँ अगर इन केस लॉस होता है तो हम आपको कंपनसेशन दे देंगे। तो ये जो प्रीमियम भर रहा है इसको क्या करेंगे? इसका एक्सपेंस हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंस। तो ये जर्नल एंट्री डाल देगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक सैलरी पे करते हैं तो हम क्या डालते हैं? सैलरी टू कैश। अगर रेंट पे कर दें तो रेंट खर्चा हो गया टू कैश कर देते हैं। अगर हमने एडवर्टीजमेंट करवाई, अनाउंसमेंट करवाई, कुछ पम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाई, तो हम एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते हैं। ये सारी चीज़ें बिजनेस की भलाई के लिए हो रही हैं। और जब इसने प्रीमियम पे किया
तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस है। लेकिन इस प्रीमियम का एक बेनिफिट है कि अगर कुछ हो जाता है कल को तो इंश्योरेंस कंपनीज को पैसे दे देगी, उसका बिल्डिंग और जो कार है उसको कंपनसेट कर देगी। बोलो क्लियर है? तो इसको ना कहते हैं जर्नल इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? जर्नल इंश्योरेंस। इंश्योरेंस दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं। एक इंश्योरेंस होता है लाइफ का, इसको फिर से डर लग रहा है कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी वाइफ को क्या होगा, मेरे दो छोटे 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 बच्चों का क्या होगा, सर ये 4 हो गए, फिर क्या है? तो उसको डर लग रहा है, तो फिर से इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है। इंश्योरेंस कंपनी, मुझे डर लग रहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो वो क्या कहेंगे, आप हमें प्रीमियम दो, आप हमें प्रीमियम दो। कितना? 5,000 रुपया हर मंथ। तो फिर उससे क्या होगा? सर जैसे ना इधर 5,000 रुपये ले रहे थे और अगर लॉस हो गया तो ये बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग दे देंगे और व्हीकल के बदले व्हीकल दे देंगे। क्या इधर इसके बदले में इसको ये चला गया तो इसके बदले में इसी तरह का बंदा लेके आएंगे? नहीं। तो बस इसको ये डर है कि मेरी फैमिली का क्या होगा मेरे बाद। तो ये कह रहे हैं कि भाई तू हमें 5,000 रुपया हर साल देता रहे, अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तेरी फैमिली को 15 लाख रुपया लेट से दे देंगे, ताकि वो इनकम उसका वो उसको यूज़ कर सकें, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। बोलो बात समझ आ गई? तो जब भी किसी बंदे को डर लगता है तो उसका इंश्योरेंस करवा लेता है। क्या करवा लेता है? इंश्योरेंस। तो जर्नल इंश्योरेंस माने थिंग्स का इंश्योरेंस, और लाइफ का इंश्योरेंस भी हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर कुछ घटना घटित हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है ऐसा बैड इंसिडेंट, तो उसके फैमिली को कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा। तो ऐसा ही है। तो समझ आ गया? उसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है सर ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये देखना, अभी हमने एक ट्रांजैक्शन की, लॉस हो गया। अगर इस बंदे ने, मिस्टर मलिक ने इस चीज का इंश्योरेंस करवाया होता तो क्या इसको पैसे मिल जाते? हाँ सर इसको मिल जाते वैसे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पूरा सर्वे करती है कि कैसे लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उस हिसाब से वो कंपनसेशन देती है। और कई बार कम हो जाता है, जैसे 70 लाख का लॉस हुआ तो 60 लाख कंपनसेशन मिल गया, 65 लाख मिल गया। इसकी कोई प्रोविजन होती हैं, वो अभी हम अकाउंट्स में डिस्कस करने वाले नहीं हैं। मुद्दा ये है कि अगर इसका कंपनसेशन मिल जाता तो ये लॉस बच सकता था ना? हाँ सर बच सकता था। तो फिर वही देखना है, अगर इसने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो जब इंश्योरेंस का कंपनसेशन इसको मिलेगा तो हम क्या एंट्रीज डालने वाले हैं। तो देखना, क्या इंश्योरेंस कंपनी जब आग लगी तभी आ जाएगी, उसी टाइम आ जाएगी कि हाँ भाई आपके बिजनेस को आग लगी और ये पकड़ो आप अपने पैसे? नहीं, वो पहले सर्वे करती है और कह जाती है कि हम आपका लोन जो लॉस है वो उसको सैंक्शन कर देते हैं, आपको पैसा मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10, 15, 20 दिन करके ऐसा, फिर उसके बाद पेमेंट आ जाती है। तो ये 3 हम देखने वाले हैं ट्रांजेक्शन्स कि जब लॉस हो गया, आग लगी, तब क्या एंट्री डलेगी। जब इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास आ गई कि हाँ भैया आप ना कंपनसेशन ले लेना, बहुत दुख हुआ हमें कि आपका नुकसान हो गया, तो ठीक है। वो क्या करती है, हमें आश्वासन दे जाती है, इंश्योरेंस कंपनी खुद चल के आती है, वो आ जाते कंपनी वाले और कह देते हैं कि आप सैंक्शन कर देते हैं उसको, ठीक है, कि आपको मिल जाएंगे पैसे। और लेकिन तुरंत नहीं मिलते, उसी टाइम में नहीं मिलते, उसके बाद क्लेम मिल जाता है, तो क्लेम रिसीव हो जाता है, रिसीव्ड। क्लेम क्या होता है? रिसीव हो जाता है। तो ये तीनों ट्रांजैक्शन हम देखना चाहते हैं कि तीनों ट्रांजैक्शन में क्या एंट्री रिकॉर्ड होने वाली है। आपको पता है सबको, अभी मैं कुछ नहीं करवाने वाला, आप देखना क्या आया और क्या गया। ये बिल्डिंग थी, फर्नीचर था, बिल्डिंग 50 लाख की, फर्नीचर 10 लाख का, 2 लाख का कैश था और 8 लाख का स्टॉक था। ये सबको आग लग गई। आप इसकी जर्नल एंट्री क्या डालोगे? अब समझ आया? जर्नल एंट्री मतलब जर्नल में एंट्री क्या डालोगे।
सर हमें पता लग गया, सर से सारी चीज़ें चली गई, हमसे फर्नीचर भी गया 8 लाख का, कैश भी गया 2 लाख का, सर बिल्डिंग भी गई कितने की 50 लाख की, सर स्टॉक भी गया लेकिन उसको हम परचेज लिखेंगे। सर क्यों लिखेंगे, ये नहीं बताया ना मैंने, ये कितना हो गया, जैसे 10 लाख, 10 लाख। तो ये लॉस हो गया, ये रो रहा है बुरी तरह, लॉस बाय फायर, हाय मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया, बहुत रोना आ रहा है। ठीक है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी आई और इसको कहा कि भैया रो मत, रो मत, हम आपको पैसे दे देंगे, आपका ना हम जो क्लेम है वो 60 लाख आपको कह रहे हैं कि आप हमसे 60 लाख ले लेना। अब ये बताओ, जब इंश्योरेंस कंपनी ने इसको कह दिया कि 60 लाख आप हमसे ले लेना, तो क्या वाकई ही अब इसका लॉस जो है 70 लाख है जो ये रो रहा है, या लॉस कम हो गया? सर इसका लॉस ना कम हो गया, 70 से में से 60 तो मिल ही जाएंगे, अभी मिले क्या? नहीं सर, अभी यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो नहीं मिले, 60 लाख उसने कह दिया कि हम दे देंगे। बोलो हाँ। तो जब भी हमने किसी से पैसे लेने होते हैं, तो अब ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी से पैसे लेने होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट। और जब जब हमने किसी के पैसे देने होते हैं तब हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। सर ये कैसे? अभी देख लो, हमने गुड्स किसी को बेची थी, गुड्स किसी को बेची थी, तो हमने लिखा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। राम को डेबिट क्यों किया? क्योंकि सर जब भी किसी से पैसे लेने होते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, और जब भी किसी के पैसे देने होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमने 60 लाख रुपीस लेने हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 60 लाख। हाँ जी सर, हमने ना इससे पैसे लेने हैं। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, तो 60 लाख। टू क्या करें? क्या हमने उसको कुछ दिया इंश्योरेंस कंपनी को? जाओ भैया राख उठा के ले जाओ सारी, आप राख के बदले में 60 लाख रुपए दे रहे हो। क्या हमने उसको बिल्डिंग दे दी, फर्नीचर दे दी? नहीं, वो तो पहले ही चला गया। तो क्या किस चीज़ के इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसे दे रही है? तो क्या करना चाहिए? अभी देखना ध्यान से, 70 लाख का लॉस था, क्या वाकई वो 70 लाख का रहा जब इंश्योरेंस कंपनी कह दिया कि हम 60 लाख दे देंगे? सर आंसर इज नो। तो फिर इस लॉस को हम जा करके काट देते हैं बुक्स में से, और इसको 60 लाख 70 लाख के बजाय कितना कर देते हैं? 10 लाख कर देते हैं। नहीं सर, कटिंग के तो मार्क्स कट जाएंगे, और कटिंग नहीं कर सकते हम बुक्स में, एंट्री काट थोड़ा ना सकते हैं। तो क्या करें फिर? इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स, कि रो मत, 70 लाख का लॉस नहीं हुआ, उसमें से 60 लाख का लॉस तेरा क्या हो गया? कम हो गया। टू लॉस बाय फायर कितना? 60 लाख। सर हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमने इससे पैसे लेने हैं, और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी से पैसे लेने हैं तो उसको क्या कहते हैं? डेबिट कहते हैं। ठीक है सर, लॉस बाय फायर को क्रेडिट क्यों किया? क्या ये इनकम होगी? नहीं, तोबा तोबा, इनकम थोड़ा ना हुई है। 70 लाख का लॉस हो गया, 60 लाख की इनकम होगी, 70 लाख का लॉस हो गया, 60 लाख की इनकम होगी, ऐसा नहीं है। हमने लॉस को रिवर्स किया है। या तो वहां पे काट दो जाकर के, यहाँ पे रो रहे हो, या फिर इसको रिवर्स कर दो। बोला था ना कि एक्सपेंसेस को रिवर्स करना है तो क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस जैसे जैसे डेबिट हो रहे होते हैं बढ़ रहे होते हैं, डेबिट हो रहे होते हैं बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जैसे हमने एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसे ही इनकम जब बढ़ रही होती है तो क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। लेकिन जब उसको कम करना है तो हम डेबिट कर देंगे। टू लॉस बाय फायर 60 लाख। तो आपने क्या लिखा? इंश्योरेंस कंपनी से हमने पैसे लेने हैं, ये हमारी एसेट होगी, बात खत्म। उसके बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी आई और हमें क्या क्या, मिस्टर मलिक को क्या कहा? मिस्टर मलिक, ओ मिस्टर मलिक, ये उठाओ अपना 60 लाख रुपीस। ठीक है, ऐसा करके तो 60 लाख का बैग इसको दे दिया। मलिक खुश हो गया, खुश हो गया, ऐसा कि हाँ 60 लाख आ गया, 60 लाख आ गया। तो मलिक के पास क्या आया? मलिक के पास सर कैश आ गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, 60 लाख मलिक को कैश दे दिया उन्होंने। अच्छा, और गिवर कौन है सर? इंश्योरेंस कंपनी।
यहाँ पे लिखा था कि हमने पैसे लेने हैं, जब पैसे आ गए तो क्या मैं यहाँ पे काट दूँ जाकर के हाँ पैसे आ गए? नहीं, तो हमने इसको भी रिवर्स किया है, बात खत्म। और जैसे डेबिट को ख़त्म करने के लिए हम क्रेडिट करते हैं और क्रेडिट को ख़त्म करने के लिए हम डेबिट करते हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट लॉस का। जो भी चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट करके हमने लॉस बुक कर लिया, लेकिन जब ही हमें सैंक्शन लेटर मिल गया कि हाँ भाई आपका लॉस को हम भरपाई कर देंगे, तो हमने एक एंट्री डालनी है बुक्स में कि हाँ इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, और जब जब किसी से पैसे लेने हैं तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है। और कैश जब आ जाएगा तो क्या करेंगे? हम क्रेडिट कर देंगे। बात समझ आई? बोलो हाँ सर, समझ आ गई हमें, ठीक है सर। सर अभी इस ट्रांजेक्शन के बारे में पता लग गया, समझ आ गई सारी बात, ठीक है। सर अभी बहुत सारी ट्रांजेक्शन पड़ी हैं, हमने सेल की ट्रांजेक्शन्स देख ली, हमने परचेज की ट्रांजेक्शन देख ली, हमने इसके साथ सेल रिटर्न की ट्रांजेक्शन देख ली, हमने परचेज रिटर्न की ट्रांजेक्शन देख ली। सर हमने ना और अभी डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन देख ली, डिस्काउंट में भी हमने कैश डिस्काउंट पढ़ लिया, हमने ट्रेड डिस्काउंट पढ़ लिया, ठीक है। और हमने सर अभी अभी क्या देखा? लॉस की ट्रांजेक्शन देखी और उसके क्लेम की ट्रांजेक्शन देखी। और सर कितना है? अगर मैं सच कहूँ ना तो अभी आप सीख चुके, सब आप सीख चुके। अब कोई भी ट्रांजेक्शन्स आ जाएगी तो आप खुद ब खुद उसको देख सकते हो, लिख सकते हो, सोच सकते हो कि इसमें कौन से दो एस्पेक्ट्स हैं। अभी इसके बाद प्रैक्टिस पेंडिंग पड़ी है, एक दो टॉपिक को छोड़ करके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सारी ट्रांजेक्शन ऐसे एक एक करके बताता हूँ कि ये ऐसे होंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो डिस्कस कर लेंगे कि मुद्दा क्या था, जो टर्म्स है अकाउंटिंग की, वो कॉमर्स की टर्म्स वो देख लेंगे। बट आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें आप देख पाओगे कि क्या आया और क्या गया। ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या हो सकता है बिजनेस में। ठीक है सर, शुरू करो। ठीक है, अभी एक ट्रांजैक्शन होती है रिगार्डिंग सेल परचेज, तो उसको हम लिंक करके पढ़ेंगे। जो पुरानी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हैं वो भी अभी आ जाएंगे इसमें, और एक नई ट्रांजैक्शन उसके साथ लिंक करेंगे। देखना क्या है, आराम से समझना, ठीक है सर। रिलैक्स हो जाते हैं, पानी पी लेते हैं क्योंकि नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। ये कौन है सर? ये मिस्टर मलिक हैं। मिस्टर मलिक गुड्स को सेल करते हैं, उसके पास कैसे कैसे कस्टमर आ रहे हैं, ध्यान से समझना। गुड्स को बेचना है इन्होंने, सबकी एंट्री देखेंगे। इसके पास मिस्टर क्या आया? मिस्टर राम आए। मिस्टर मलिक के पास मिस्टर राम आए और राम ने कहा कि हमें ना गुड्स बेच दो आप। वो कह रहे ले जो भैया, आपके लिए तो बैठे हैं हम। तो मिस्टर मलिक ने राम को गुड्स दे दी और इसने कहा कि भैया हम ना पैसे आपको बाद में देंगे। कह रहे कोई बात नहीं, आप पैसे बाद में दे देना। तो इसने एंट्री लिख ली, राम अकाउंट डेबिट, लेट्स से 10,000 का, टू सेल्स 10,000। ये भी आपको पता है, बार बार नहीं पूछूंगा मैं, यो करके। तो राम अकाउंट डेबिट 10,000 और टू सेल्स कर दी हमने 10,000, ठीक है। आपने राम को डेबिट क्यों किया? सर इतिहास गवाह है कि जब जब किसी से पैसे लेने तो उसको डेबिट करते हैं। वेरी गुड, ठीक है सर। इसके बाद क्या होगा? बहुत से बंदे आएंगे। एक और बंदा आया, मिस्टर श्याम।
मिस्टर श्याम ने भी कहा कि हमें 20,000 की गुड्स दे दो, हम पैसे आपको बाद में दे देंगे। ये कह रहा ले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नाम लिख लेंगे श्याम अकाउंट डेबिट 20,000 टू सेल्स, शाम से हमने पैसे लेने हैं। सर अब क्या होगा? अभी और भी कुछ होगा, देखना। ठीक है, एक और बंदा आया, तो ये बंदा कह रहा है कि भैया आप हमें गुड्स भेज दो। मिस्टर बैडमैन, अच्छा तो ये है, हाँ भैया हमें गुड्स आप दे दोगे और ले जाओ, 30,000 की दे दो हमें, पर पैसे हम बाद में देंगे, बाद में दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है भैया आप हमें दे दो, हम आपका नाम लिख लेंगे। आपका नाम क्या है? सर बैडमैन अकाउंट डेबिट, कितना? 30,000 टू सेल्स होगी मलिक की 30,000। हमने बैडमैन को डेबिट क्यों किया? सर पैसे लेने हैं तो हमने उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। एक चीज बताऊं, रुको अभी। फिर मिस्टर राम मिस्टर मलिक के पास आते हैं एक मंथ बाद और मिस्टर मलिक को कहते हैं कि मिस्टर मलिक ये रख लो आप 6,000 रुपीज़ हमारे से। तो 6,000 उसने दे दिए, तो क्या 4,000 उससे बाद आएंगे? नहीं। ऐसा अक्सर होता है कि हम जैसे किसी के पास हमारा उधार चल रहा है तो हम उसको थोड़े से पैसे दे देते हैं, फिर थोड़े से पैसे दे देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अकाउंट का उसका सेटल हो गया, बैलेंस नील हो गया। तो उन्होंने पोलाइटली कहा, तो कैश रिसीव्ड बाय मलिक फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड बाय मलिक फ्रॉम राम, कितना? 6,000। क्या इसका मतलब ये है कि उसने 4,000 डिस्काउंट दे दिया? नहीं, इसका मतलब सिंपली ये है कि कैश आ गया 6,000 और हम लिख देंगे कि राम कितने पैसे दे के गया? 6,000। हमने राम से लेने कितने थे? सर 10,000। अभी बुक्स में कार्ड कितने दिए? सर 6,000। तो 4,000 क्या हुआ? 4,000 पेंडिंग पड़ा है। 4,000 क्या पड़ा है? पेंडिंग पड़ा है, हम काटेंगे नहीं। इसको बोलते हैं रजे कैश रिसीव्ड बाय मलिक फ्रॉम राम 6,000, कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट, इसको वर्ड बोलते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट मिली। चलो ये देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि उसका अकाउंट सेटल नहीं हुआ, उसका अकाउंट सेटल नहीं हुआ, बाकी पैसे बाद में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद उसने बाकी पैसे दे दिए तो हम फिर से एंट्री ये डाल देंगे। तो लिखना 4,000 रिसीव्ड फ्रॉम किसे? राम। तो 4,000 रुपया उसको फिर से मिल गया 2 महीने बाद, तो इसने फिर क्या एंट्री डाल दी? कैश फिर से आ गया, अकाउंट डेबिट 4,000 टू राम 4,000, तो पूरा कट गया। अभी राम डेबिट कितने के से किया था? 10,000, और यहाँ पे 6,000 का गिवर है और यहाँ पे 4,000 का गिवर है। तो उसको बोलते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट रिसीव करना। कैसे रिसीव करना? ऑन अकाउंट, कि भाई इसका अकाउंट अभी बंद नहीं किया हमने, अकाउंट सेटल नहीं हुआ, चल रहा है अभी। ऑन अकाउंट मतलब अकाउंट चल रहा है, बाकी बैलेंस बाद में आ जाएगा। अभी ये देखना, मिस्टर श्याम जो पेमेंट देने आएंगे, मिस्टर श्याम आए मलिक से, पूरा झगड़ा किया कि ये क्या हुआ, ये है बेकार सा सामान था, ये हो गया, वो हो गया, हमारा नुकसान हो गया। तो उसने कहा ये पकड़ो अपना 18,000 रुपया, बात खत्म, इसके बाद हम कुछ भी नहीं देंगे आपको। अच्छा कुछ नहीं दोगे? हाँ, क्योंकि सामान बेकार था सारे का सारा। तो 18,000 दे गया और उम्मीद है आपको 2,000 आएगा। नहीं सर, वो तो लड़के गया है कि 20,000 दिया, मैं तो 18,000 ही दूंगा, सामान बेकार था। हाँ, तो इस केस में क्या ये मलिक जो है एंट्री ऐसे डालेगा, कैश अकाउंट डेबिट 18,000 और टू मलिक 18,000 कि बाकी 2,000 बाद में आ जाएंगे? नहीं, वो झगड़ा करके गया है। क्या करके गया है? झगड़ा करके गया है, और इसको मलिक का अकाउंट बुक्स में से हटाना पड़ेगा कि ये मानना पड़ेगा कि मलिक से कितने रुपए आगे? 20,000। हालांकि आए कितने हैं? सिर्फ 18,000।
तो ये है, ये एंट्री गलत हो जाएगी। ये एंट्री डालेगा कैश अकाउंट डेबिट 18,000 टू मलिक 18,000। ना 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 ना, मलिक का कितना लेना था, मलिक से रुपए कितने लेने थे सर 20,000, तो 20,000 कट कर दिया। इसको नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया नुकसान। इस नुकसान को हम क्या कहते थे? कैश डिस्काउंट, पर हम लिखेंगे क्या? सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000। नुकसान हो गया। किसका नुकसान हो गया सर? मिस्टर मलिक का नुकसान हो गया। इसको बोलते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ऑन अकाउंट एंड इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जब वर्ड लिखा हो ना फुल सेटलमेंट, तो आपको पूरा नाम, पूरी अमाउंट बुक्स में से हटानी पड़ती है, ठीक है? तो डिस्काउंट आप लिख सकते हो। लेकिन जब वो सिंपली आपको क्वेश्चन कहेगा कि भाई कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन अकाउंट, या सिंपली कैश रिसीव्ड लिखेगा कि हमने कैश रिसीव कर लिया, तो आप वहां पे डिस्काउंट मेंशन नहीं करोगे, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बाकी पैसे छोड़ दिए। उसका मतलब ये है कि बाकी पैसे कब आ जाएंगे? बाद में आ जाएंगे। बोलो बात समझ आई? दोनों में फर्क समझ आया कि एक की पेमेंट अभी आ सकती है और एक की पेमेंट हमें नहीं आ सकती, बात ही खत्म। बोल क्लियर हो गया सर? हाँ क्लियर हो गया। मतलब अगर ऑन अकाउंट लिख रखा है तो मतलब वो झगड़ा नहीं करके गया, वो आराम से हमें पैसे दे गया, बाकी पैसे बाद में दे देगा। अगर वर्ड सेटलमेंट लिखा हुआ है कि फुल सेटलमेंट होगी, बात खत्म, तो फिर सर वो झगड़े वाली बात है, तो हमें पूरा अकाउंट, उसका जो पूरी अमाउंट है उसकी हटानी पड़ेगी बुक्स में से। मतलब पूरी अमाउंट क्या करनी पड़ेगी? क्रेडिट करनी पड़ेगी। हाँ, तो सर ये अभी बैडमैन ये क्या है? ये भी तो ऐसे करेगा कि झगड़ा करेगा कि सीधे सीधे पैसे देगा? अभी देखना, बैडमैन वापस ही नहीं आया, बैडमैन वापस ही नहीं आया। टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। जब मिस्टर मलिक ने उसके घर पे देखा तो आस पड़ोस से पूछा, भी मलिक का वो बैडमैन का है? वो कह रहे वो तो चले गए, वो तो यहाँ पे रहते ही नहीं अभी, वो तो सारा कुछ अपना बेच के निकल लिए, तो वो अभी मैंने तो पैसे लेने थे, वो नहीं भी मिलेंगे, वो तो किसी और शहर में चले गए। ओफो, तो ये कौन रोने लग गया? मलिक रोने लग गया। गंदा बंदा गंदा बंदा, बैडमैन गंदा था, बैडमैन गंदा था, मेरे पैसे ले गया, मेरे पैसे ले गया। क्या बैडमैन मलिक का नुकसान हुआ? हाँ सर हो गया। क्या अभी उसको उम्मीद है कि बैडमैन चला गया भाई 30,000 रुपया बुक्स में लिखा, एक साल लिखेगा कि बैडमैन से पैसे लेने, दूसरे साल, क्या हर साल ऐसे लिखता रहेगा याददाश्त की तरह से कि बैडमैन से पैसे लेने, बैडमैन से पैसे लेने? नहीं सर, खत्म करो ना, आया तो है ही नहीं वो। तो बैडमैन का भी नाम बुक्स में से हटा देगा कि भाई हर बार लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो कि पैसे लेने हैं लेने लेने। तो जब आएगा ही नहीं तो खत्म करो, लॉस डालो, बात खत्म। तो आगे से ऐसे बंदे को देना ही नहीं उधार। तो ठीक है सर, तो ये लिख काट देगा बुक्स में से टू बैडमैन। कितना नहीं आना इससे? 30,000 नहीं आना। तो बैडमैन को क्रेडिट क्यों किया? सर ये बताओ कि यहाँ मलिक को क्रेडिट किया। मलिक ने ना गिवर था 20,000। अच्छा, यहाँ पे राम को क्रेडिट क्यों किया? राम ने 4,000 दिया और कैश 4,000 आ गया, तो हमने गिवर कितना कह दिया? 4,000। मलिक से आया कितने था? 20,000। 18 कितना आ गया? 18 उससे आ गया और 2,000 का डिस्काउंट देना पड़ गया, तो बुक्स में से काट कितना दिया? 20,000। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया। 30,000 बुक्स में से हम काट रहे हैं, 30,000 बुक्स में से हम काट रहे हैं, तो क्या करें? इसका नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया और बुक्स में से नाम हमें काटना पड़ गया, बुक्स में से हमें नाम काटना पड़ गया। तो इस लॉस का नाम रखना पड़ेगा। कि इस लॉस को डिस्काउंट का नाम रख दें कि 30,000 का डिस्काउंट हो गया? नहीं, डिस्काउंट स्वेच्छा से दिया जाता है, डिस्काउंट स्वेच्छा से दिया जाता है। क्या मेरी इच्छा से ये पैसे जो है लेकर भाग गया मेरे? नहीं, इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट।
सर मतलब बैड डेट्स मतलब बैडमैन? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही है, उसका नाम कुछ भी रख लो, मिस्टर BM रख लो, BM, ऐसे पजल हो जाएगी नहीं तो, मिस्टर BM। तो BM को हमने क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि सर वो हमने पैसे लेने थे, हमने काट दिए बुक्स में से उसके। हाँ, लेकिन जो ये बैड डेट है ये क्या है? ये ना लॉस का नाम रखा है। अलग अलग लॉसेस के हम अलग अलग नाम रख देते हैं। लॉस बाय फायर है तो लॉस बाय फायर, आग लगी है तो लॉस बाय फायर हो गया, एक्सीडेंट हुआ है तो लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया, ताकि पता तो चले। तो ये बैड डेट का क्या मतलब हुआ सर? बैड माने गंदे लोग, डेट माने जिससे हमने पैसे लेने थे वो डूब गए, वो भाग गए, धोखा देके भाग गए। तो बैडमैन को हमने क्रेडिट क्यों किया? सर ये हमने ना बुक्स में से नाम काटना था। और बैड डेट को डेबिट क्यों किया? सर ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस कौन होते हैं? डेबिट होते हैं। हाँ, तो बैड डेट, बैड माने गंदे लोग, डेट माने जिनसे हमें पैसा लेना था। बात समझ आ गई? तो ये 3 ट्रांजेक्शन थी, तीनों को लिंक करके पढ़ा कि अगर तो पैसे आ जाते हैं ऑन अकाउंट तो कोई डिस्काउंट की बात नहीं होगी, कोई बैड डेट की बात नहीं होगी, वो बाकी पैसे बाद में आ जाएंगे। और जब भी पैसे बाद में आए तो हम वो एंट्री लिख लेंगे उस चीज़ की। लेकिन जब भी कोई सेटलमेंट की बात हो कि हाँ भाई हमने तो 20,000 देना था, 18 देंगे, बात खत्म, इसके बाद आप कोई पैसा हमसे नहीं लोगे, तो 2,000 रुपये का हम क्या बुक कर लेंगे? डिस्काउंट बुक कर लेंगे। ठीक है सर, डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन जब कुछ भी नहीं आया, वो बंदा ही भाग गया, तो क्या इसको डिस्काउंट कहेंगे? नहीं सर, ये ना नुकसान है, स्वेच्छा से थोड़ा ना दिया हुआ है, बैडमैन चला गया। तो बैड डेट इस लॉस को बोलते हैं। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर आ गई। सर अभी ना ऐसे समझ आ गया सारा कि सारी कहानी ही किस चीज़ की है? मिस्टर डेबिट की और मिस्टर क्रेडिट की, मिस्टर डेबिट की और मिस्टर क्रेडिट की। आज आपको इनका राज बताऊं मैं। बहुत हैवी पढ़ लिया हमने, आज इसका राज बताता हूँ। हमने क्या कहा था कि ये 2 बंदे हैं, वो तो मैंने ना सिर्फ आपको याद करवाने के लिए कहा था कि आपको ना इजीली मज़े में याद हो जाए क्या है। तो मैंने कहा था ये 2 भाई हैं, जहाँ जाते इकट्ठे जाते हैं, बनते आपस में है ही नहीं, हमने देख लिया था। तो हम जो चीज़ें लिखना चाहते थे वो इनको दे दी थी कि आप भैया एक्सपेंसेस लिख लो, आप लॉसेस लिख लो, आप इनकम्स लिख लो, आप गेन्स लिख लो, आप कम्स इन लिख लो, आप गोज आउट लिख लो, आप रिसीवर लिख लो, आप गिवर लिख लो। ये तो स्टोरी हमने ना ऐसी बनाई थी याद करने के लिए। एक्चुअल में ये ना रूल्स हैं। ये क्या है? रूल्स हैं। 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं इसको। अगर मैं स्टार्टिंग से आपको ऐसा पढ़ाता ना तो आप भाग जाते और आपको ना कॉमर्स छोड़ने का मन करता। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। सारी अकाउंटिंग इस पे बेस्ड है। सर रूल्स हैं ये? हाँ। इसको ना कम्स इन जो गोज आउट है ये किस पे लगता था? सर थिंग्स पे लगता था। थिंग्स पे, चीज़ों का आना जाना लगा रहता है। वेरी गुड। ये रियल थिंग्स पे लगता है, चीज़ों पे, जो चीज़ एग्जिस्टेंस में है। तो इसका नाम ना रियल रूल हो गया। क्या हो गया? रियल रूल। जो थिंग्स पे लगता है उसका नाम रख दिया रियल रूल। और ये क्या था? ये वाला रिसीवर गिवर, ये कहाँ पे अप्लाई करते थे? सर यहाँ पे ना बंदों से डील होनी थी। हाँ अच्छा, यहाँ पर बंदों से डील होनी थी, तो इसका नाम रख दिया पर्सनल रूल। क्या नाम रख दिया? पर्सनल रूल। जो पर्सन से डील करता है वो पर्सनल रूल था। और एक्सपेंसेस इनकम, सर इस रूल का भी नाम रखा कुछ। हाँ, एक्सपेंसेस इनकम को बोलते हैं नॉमिनल रूल। क्या बोलते हैं? नॉमिनल। कि जब भी कोई एक्सपेंस आए या लॉस आए उसको डेबिट कर देना, जब भी कोई इनकम लगे आपको हुई है तो उसको क्रेडिट कर देना। ऐसा करके जब भी किसी से पैसे लेने हैं तो डेबिट कर देना, जब किसी को पैसे देने हैं तो क्रेडिट कर देना। जब कोई चीज़ आई तो उसको डेबिट कर देना, जब चीज़ कहीं कोई तो उसको क्रेडिट कर देना। हाँ सर ठीक है। तो इन रूल को हमने ना स्टोरी में पढ़ा था। बस ये भी किसी को बताना नहीं। और किसी ने पूछा ना डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो आप बोल दोगे कि भाई डेबिट क्रेडिट 2 भाई हैं, जहाँ जाते इकट्ठे जाते हैं। ऐसा नहीं है।
तो ये हमने सिर्फ वर्ड यूज़ किए थे अकाउंटिंग को ईजी करने के लिए। तो इनको थ्योरेटिकली लिखते कैसे हैं? देयर आर 3 रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग्स कहते हैं। तो फर्स्ट इज नॉमिनल रूल। क्या है? नॉमिनल रूल, आपकी बुक्स में लिखा होगा नॉमिनल रूल। तो वो लिखते हैं डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो हमने ये पढ़ा है कि सभी खर्चों को डेबिट कर दो और सभी इनकम्स को क्रेडिट कर दो। आपको टेक्स्ट में ऐसा मिलेगा, आप बुक खोलोगे ना जब, आपको ये थोड़ा ना मिलेगा मिस्टर डेबिट मिस्टर क्रेडिट भाई हैं। ये तो हमने ऐसा याद करने के लिए, मजे के लिए किया था सर। अच्छा, आपने ऐसे स्टोरी बना रखी है? हाँ, ताकि मजा आए पढ़ने में। तो रियल रूल को लिखते कैसे हैं वो, कि भाई डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट वो होता है जो आता है, वो क्रेडिट कौन होता है? जो जाता है, व्हाट गोज आउट। और लास्ट में क्या था? थर्ड रूल, पर्सनल रूल। तो क्या करते थे? डेबिट इज द रिसीवर, तो जो रिसीवर है वो डेबिट है, जो गिवर है वो क्रेडिट है। बट हमने ना इस तरीके से याद नहीं किया, हमने तो इस तरीके से याद किए थे कि मिस्टर क्रेडिट के बाद जी फॉर जी आया, गिवर गोज आउट और गेन्स करके है। तो अब याद इसको ऐसे रखो, लेकिन अगर पूछे तो देर आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब पता चला कि आप वहाँ पे बोल रहे हो कि डेबिट क्रेडिट दो भाई हैं, जहाँ जाते इकट्ठे जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, टेक्स्ट फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है। बोलो बात समझ आ गई? हाँ जी सर समझ आ गई। तो ये बात है सर। अच्छा, तो सर ये प्रैक्टिकली मतलब रियल लाइफ में मिस्टर डेबिट मिस्टर क्रेडिट हैं? नहीं है, ये तो बुलाए हैं हमने। जैसे डोरेमोन प्रैक्टिकली है? नहीं है सर, वो तो इमेजिनेशन है, डोरेमोन थोड़ा ना है। नोबिता है? नहीं सर। वैसे ना ही आपको डेबिट क्रेडिट मिलेंगे कहीं पे, तो ढूंढने जाओगे कि डेबिट कहाँ रहता है क्रेडिट कहाँ रहता है, ऐसा नहीं है कुछ। हाँ सर, इसको ना ऐसे बनाया आपने, अच्छा बनाया है, थैंक यू। तो ये बताने थे आपको 3 रूल्स। जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन्स इस रूल्स के तहत हम डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करनी थी। ऐसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे अभी आज हमने देखा कि किसी के पैसे डूब जाएं तो वो एंट्री क्या डालेगा, उसका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर किसी से जानबूझ के हम कम ले रहे हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक कम ले रहे हैं, तो उसको डिस्काउंट कह देते हैं, ठीक है। और जब कोई वैसे ही पेमेंट दे जाता है बिना लड़े झगड़े, और उसको कह देते हैं कि हाँ ऑन अकाउंट पेमेंट है, माने बाकी पेमेंट बाद में आ जाएगी, वहाँ पे ना ही हम बैड डेट का नाम लिखेंगे और ना ही डिस्काउंट का नाम लिखने वाले हैं। सर ये समझ आ गया सारा कुछ। तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। तो प्रैक्टिस से ही सारी ट्रांजेक्शन्स आपको लर्न हो जाएंगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ट्रांजेक्शन यहाँ पे बोल रहा हूँ आप बुक्स में वही आए, तो आप अपने लेवल पे भी इस ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी मैं बताता रहूँगा कि हाँ इस तरीके से ट्रांजेक्शन्स आ सकती हैं, ठीक है। तो अभी और ट्रांजेक्शन्स के बारे में चर्चा करनी है या थ्योरी पढ़नी है? तो सर थ्योरी भी हमने आज बहुत पढ़ ली। तो आपको बुक कीपिंग का मतलब मैंने समझाना था कि बुक कीपिंग क्या होती है, तो वो देख लेते हैं क्या बुक कीपिंग क्या है, और ट्रांजेक्शन्स को ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे आज। तो अपनी बुक का नाम ही बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग है। तो बुक कीपिंग सर किसको कहते हैं? थोड़ा सा हिंट देता हूँ। बुक कीपिंग, याद है हमने क्या कहा कि सबसे पहले हम जो ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग करते हैं वो जर्नल में करते हैं, जर्नल बुक में। बुक लगी हुई है, ठीक है सर। लेकिन सारी रिकॉर्डिंग ना जर्नल बुक में नहीं होती, इसके साथ ना सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सहायक बुक्स, एक चैप्टर है अलग से। ये क्यों बनाई गई बाद में बताऊंगा मैं, सब्सिडरी बुक्स। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स हम जर्नल बुक में एंट्रीज करते हैं और कुछ एंट्रीज हम किस में करते हैं? सब्सिडरी बुक्स में। मेथड वही है डेबिट क्रेडिट वाला। तो जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमने इसके बाद क्लासिफिकेशन करनी थी। तो क्लासिफिकेशन हम किस में कर रहे हैं? हम लेजर में कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? लेजर में। तो ये भी एक बुक है, आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ पे क्लासेस में कि जर्नल की बुक कैसे होती है और लेजर की बुक कैसे होती है। तो समराइजेशन, उसके बाद तो टोटल लगाया था, उसके बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए थे। तो रजे जो अकाउंट्स है ना, अकाउंटिंग है, उसमें हमने बहुत तरह की बुक्स देखनी है।
तो जर्नल बुक बना रहे हैं बड़ी सारी, फिर लेजर बुक बना रहे हैं, सब्सिडरी बुक बना रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि बुक कीपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। कि हम अपना रिकॉर्ड जो सारा है किस में रख रखे हैं? बुक कीपिंग में, बुक्स में रख रखा है, तो उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बुक कीपिंग की और कोई डेफिनेशन नहीं है। बुक कीपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। तो लेजर तक बुक बनती है, क्लासिफिकेशन तक। इसके बाद दूसरी प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसमें बुक्स की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी बुक्स प्रिपेयर होती हैं, और उस बुक्स को प्रिपेयर करने को ही हम क्या कहते हैं? बुक कीपिंग कहते हैं। बोलो बात समझ आ गई? आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन देख ली, बाकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।